अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस पे। कंडीशनल सेंटेंसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम ईटा पर्सपेक्टिव। नॉर्मली आप लोग के पास यहाँ कंडीशनल सेंटेंसेस से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसके बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। देखिए, वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास एफ आ जाए, एफ, या वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास व्हेन आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेंटेंस आ जाए इफ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम। इफ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम। अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के स्टार्ट में हमारे पास इफ आया है, इस वजह से इस सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। या मैं इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकता हूं कि व्हेन आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास एफ आया हो, या ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास व्हेन आया हो, ऐसे सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस में आपके पास टू पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। एक आपके पास काज होता है और एक आपके पास इफेक्ट होता है। कंडीशनल सेंटेंस के आपके पास टू पार्ट्स होते हैं, एक को हम काज कहते हैं और एक को हम कहते हैं इफेक्ट। काज का मतलब होता है वजह और इफेक्ट का मतलब होता है असर। या अगर हम इसको और भी ज्यादा सिंपल वर्ड्स में डालें तो इसका मतलब यह है कि अगर फर्स्ट एक्शन होगा तो सेकंड एक्शन भी होगा, और अगर फर्स्ट एक्शन नहीं होगा तो सेकंड एक्शन भी नहीं होगा। यानी अगर मैं उसको देखूंगा तो मैं उसको इन्फॉर्म कर सकूंगा, लेकिन अगर मैं उसको नहीं देख पाऊंगा तो मैं उसको इन्फॉर्म नहीं कर सकूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये काम हो रहा है तो ये काम भी हो रहा है, और अगर ये काम नहीं हो रहा है तो ये काम भी नहीं हो रहा है। इस वजह से हम इसको कहते हैं काज एंड इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स याद रखिए, जरूरी नहीं कि आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में हमेशा पहले काज आएगा और उसके बाद इफेक्ट आएगा, बल्कि इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई विल इन्फॉर्म हिम इफ आई सी हिम। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहां पर पहले हमने इफेक्ट लगाया हुआ है और उसके बाद हमने काज लगाया हुआ है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेंटेंस में आपके पास दो हिस्से होंगे, एक आपके पास काज होगा और दूसरा आपके पास इफेक्ट होगा। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह भी हो सकता है कि पहले काज आ जाए और उसके बाद इफेक्ट आ जाए, और इसका पैटर्न इस तरह भी हो सकता है कि पहले आपके पास इफेक्ट आ जाए और उसके बाद आपके पास काज आ जाए। सो इट मींस कि हमारे पास सेंटेंस में काज एंड इफेक्ट सीक्वेंस भी आ सकता है और हमारे पास इफेक्ट एंड काज सीक्वेंस भी आ सकता है। अब ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में पहले काज आ जाए, काज, और उसके बाद हमारे पास इफेक्ट आ जाए, यानी जिस तरह यहां पर हमारे पास पहले काज आया है और उसके बाद हमारे पास इफेक्ट आया है, तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम काज और इफेक्ट के दरमियान कामा लगाएंगे। अगर आप काज और इफेक्ट के दरमियान कामा नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत होगा। यानी अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह लिखूं, इफ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम, so this sentence will be considered an incorrect option. The reason is कि हमारे पास जब पहले काज आएगा और उसके बाद हमारे पास इफेक्ट आएगा तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम काज और इफेक्ट के दरमियान कामा जरूर लगाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास पहले इफेक्ट आ जाए और उसके बाद हमारे पास काज आ जाए, जिस तरह यहां पर हमने लिखा है कि आई विल इन्फॉर्म हिम इफ आई सी हिम, तो फिर याद रखें कि हम इफेक्ट और काज के दरमियान कामा नहीं लगाएंगे। अगर पहले इफेक्ट आ जाए और उसके बाद काज आ जाए और हमने इफेक्ट और काज के दरमियान जिस तरह यहां पर हमने कामा लगाया हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो गलत कंसिडर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जब ईटा में किसी किस्म का क्वेश्चन आता है और आपको उसका जवाब आता है तो बस आप डायरेक्टली जो है वो एक्साइटमेंट में आकर उसको आंसर जो है वो लिख देते हैं। यार, मैं हमेशा आप लोगों को यही एडवाइस देता हूं कि जो आंसर आपको नहीं आता वो तो आपको वैसे भी नहीं आता, जो आपको आता है उसको डबल चेक किया करें। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास ऑप्शन ए हो और ये आपके पास ऑप्शन बी हो और आप एक्साइटमेंट में आकर जो है वो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन तो गलत होगा। इसी तरह बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि हमारे पास तो ऑप्शन ए भी यही आंसर में आ रहा है और ऑप्शन बी भी हमारे पास सेम है, यानी आप ये कहते हैं कि हमारे पास दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, आपके पास दोनों ऑप्शंस कभी भी सेम नहीं होते हैं। ईटा इज बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ ट्रिक्स, और यही आपके पास छोटा सा ट्रिक होता है जिसके जरिए से आप क्या करते हैं, जिसके जरिए से आपका आंसर ठीक या गलत होता है। तो अगर थोड़ा सा हम रिकैप कर ले अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया है, तो वो ये होगा कि वो सेंटेंस जिसमें आपके पास एफ आ जाए या व्हेन आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है काज, दूसरा हमारे पास है इफेक्ट।
काज का मतलब होता है वजह और इफेक्ट का मतलब होता है उसका असर। तीसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि जब काज आएगा पहले और उसके बाद इफेक्ट आएगा तो काज और इफेक्ट के दरमियान कामा आएगा। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर पहले इफेक्ट आ जाए और उसके बाद काज आ जाए तो इफेक्ट और काज के दरमियान कामा नहीं होगा। तो अभी तक हमने इन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कि हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस के कौन कौन से बेसिक टाइप्स हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ब्रॉडर लेवल की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं रियल कंडीशनल सेंटेंसेस और सेकंड वन को हम कहते हैं अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, सही है। रियल जिस तरह इसके नाम से वाज़ेह है, ठीक है, वो चीज जो कि हमारे रियल लाइफ में होती है, या जब हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जिसको हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं। और दूसरा हमारे पास है अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अनरियल हमारे पास वो बन जाएगी जिसको जब हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जिसको हम अपने रियल लाइफ में नहीं देख सकते हैं, या जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो। अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। मैं जब आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा और इसको हम डिस्कस करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब रियल कंडीशनल सेंटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। फर्स्ट वन को हम कहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस और सेकंड वन को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। रियल कंडीशनल सेंटेंसेस के हमारे पास टू टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जबकि दूसरे को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसी तरह अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन को हम कहेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और लास्ट जो हमारे पास टाइप आ जाएगा इसको हम कहेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अगर थोड़ा सा रिकैप कर लें, सिंपल हमने ये कहा कि हमारे पास इसके टू ब्रॉडर लेवल के टाइप्स हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं रियल कंडीशनल और दूसरे को हम कहते हैं अनरियल कंडीशनल। रियल का मतलब है कि जब हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जिसको हम खुद अपनी आंखों से अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, और अनरियल का मतलब होता है कि जब हम किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जिसको हम अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। फिर रियल कंडीशनल सेंटेंस के हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन को हम कहेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंस और दूसरे को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसी तरह अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के भी हमारे पास दो टाइप्स बन जाएंगे। फर्स्ट वन को हम कहेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और लास्ट वन जो हमारे पास बन जाएगा दैट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब रियल कंडीशनल सेंटेंसेस को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल कंडीशनल सेंटेंसेस की, और रियल कंडीशनल सेंटेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास कौन से सेंटेंसेस होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी यूसेज की। यूसेज का मतलब यह है कि हम इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, या इसको हम यूज करते हैं साइंटिफिक ट्रूथ के लिए। यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब यह है कि ऐसे एक्शंस जिसका हमारे पास रिजल्ट सारे दुनिया में सेम आता है। क्या मतलब है इसका? देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखूं, व्हेन द सन राइजेस light spreads, when the sun rises light spreads। अब दुनिया के जिस भी हिस्से में हो, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो अफगानिस्तान में है, चाहे वो किर्गिस्तान में है, चाहे वो ताजिकिस्तान में है, चाहे वो उज़्बेकिस्तान में है, या चाहे वो अजरबैजान में है, जहां पर भी है दुनिया में, अगर आपके पास सूरज निकलेगा तो वहां पर आपके पास रोशनी क्या होगी? रोशनी आपके पास फैलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे एक्शंस जिसका हमारे पास रिजल्ट 100% आता है, तो ऐसे एक्शंस को हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। वो सेंटेंसेस जिसका हमारे पास रिजल्ट सारी दुनिया में एक जैसा आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अब ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपने क्या करना है? ये सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आया ये सेंटेंस जो हमारे पास आया है ये हमारे पास जीरो कंडीशनल सेंटेंस है कि नहीं।
और फिर दूसरा आपने जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो ये है कि आपने इसके लिए करेक्ट जो स्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करना है। अब इसका हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में एफ लगा लेंगे या हम सेंटेंस के स्टार्ट में वेन लगा लेंगे। जीरो कंडीशनल सेंटेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में एफ लगा लेंगे या सेंटेंस के स्टार्ट में वेन लगा लेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास जो इफेक्ट आया है, ठीक है, हम उसमें लगा लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जबकि दूसरे पार्ट में हमारे पास ये हमारे पास जो काज है और हमारे पास जो इफेक्ट आएगा उसमें भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के दूसरे पार्ट में भी हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और हम उसके साथ एस या ई एस को यूज करेंगे। तो मतलब ये है कि हमारे पास काज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा और हमारे पास इफेक्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब यह होता है कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाना होगा और हम उसके साथ एस या ई एस को यूज करेंगे। मैं आपको एक दो तीन एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास एमसीक्यूज आ जाए, व्हेन इट रेन्स, ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं। ऑप्शन ए है सॉइल गेट्स वेट, ऑप्शन बी सॉइल गॉट वेट, ऑप्शन सी soil will get wet, and option D soil would get wet। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक एमसीक्यूज आया है, एंड एमसीक्यूज इज व्हेन इट रेन्स soil gets wet, soil got wet, soil will get wet, and option D soil would get wet। अब देखिए ये हमारे पास एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है कि दुनिया में जिस जगह पर भी बारिश होती है वहां पर जमीन गीली होती है। अब इस तरह नहीं कि एक जगह पर जमीन गीली होगी और दूसरी जगह पर जमीन गीली नहीं होगी। तो इस वजह से हमने क्या करना है, अब इफेक्ट में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को देखना है। तो अगर आप इसको देखते हैं, गॉट हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वेल को हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसी तरह वुड को भी हम इसके साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, दैट इज गेट्स। तो गेट्स हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज सॉइल गेट्स वेट। इसी तरह अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूं, when the sun sets, option A night started, option B night was starting, option C night might start, and option D night starts। तो अब जरा आप अगर इन एमसीक्यूज को देखते हैं तो ये भी आपके पास एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है कि दुनिया में जहां पर भी सूरज क्या होता है, सूरज बैठ जाता है तो वहां पर रात शुरू हो जाती है। तो आप देखिए ना, नाइट स्टार्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नाइट वाज स्टार्टिंग, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। माइट को हम इसके साथ यूज नहीं कर सकते हैं, जिस तरह हमने कहा है कि हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाएंगे और हम इसके साथ एस लगाएंगे। अच्छा, ये ऑप्शन इस तरह भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑप्शन सी आ जाए नाइट स्टार्ट, तो फिर उस वक्त फिर से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारे पास तो दोनों ऑप्शन सेम है। तो नहीं, हमने ये कहा था कि हम वर्ब के साथ क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन ई होगा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके साथ जो है वो एस आया है जबकि इसके साथ एस नहीं आया हुआ है। इस तरह अगर मैं आपको साइंटिफिक ट्रूथ के बारे में एग्जांपल दे दूं, ये तो हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे थे। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि इफ यू प्रेस द बटन, ऑप्शन ए अ मशीन स्टार्ट्स, ऑप्शन बी अ मशीन started, option C a machine could start, and option D a machine would have started। तो अब देखिए ये हमारे पास एक साइंटिफिक ट्रूथ है। साइंटिफिक ट्रूथ का यहां पर हम मतलब ये ले रहे हैं कि ये आप दुनिया के जिस भी हिस्से में आपके पास अगर आप मशीन का बटन दबाते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है। अब आप मुझे ये ना बताएं कि सर अगर बिजली नहीं है या मशीन खराब है, तो हम ऐसे सिचुएशन की बात नहीं कर रहे। अगर हम साइंटिफिक ट्रूथ की बात करें तो हम ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि जिसमें हमारे पास जो सारी सिचुएशन है वो ठीक है, बिजली भी हमारे पास है, हमारे पास मशीन वगैरह भी मौजूद है। तो इसके बेस पर हमारे पास ये जो एग्जांपल आएगा इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज अ मशीन स्टार्ट्स। तो ये हमारे पास था जीरो कंडीशनल सेंटेंस। थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं, इसको हम जीरो कंडीशनल इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास इसका जो काज होता है उसका इफेक्ट हमारे पास हमेशा हमारे पास सेम आता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसको हम यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ के लिए यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें हमारे पास ये है
कि सेंटेंस के स्टार्ट में हम इफ या व्हेन लगा लेंगे और फिर हम उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। काज में भी और इफेक्ट में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। सेंटेंस के दोनों पार्ट में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और हम उसके साथ एस या ई एस को यूज करेंगे। सो दिस वाज जीरो कंडीशनल सेंटेंस। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बाद हमारे पास अब हम सिर्फ अभी तक हम सिर्फ रियल कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। उसका हमारे पास जो दूसरा टाइप आ जाएगा इसको हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे तो हम इसके यूसेज की बात करते हैं। तो इसका यूसेज हमारे पास ये है कि हम इनको प्रोबेबल एक्शंस के लिए यूज करते हैं। प्रोबेबल एक्शंस हमारे पास वो एक्शंस होते हैं जिनका हमारे पास 70% चांस होता है कि ये काम होगा, लेकिन 30% चांसेस हमारे पास ये भी होते हैं कि हो सकता है कि ये काम ना हो। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जब जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात की, सो वी सेड दैट दोस एक्शंस हु हैव गॉट 100% श्योरिटी कि उसका हमारे पास रिजल्ट एक जैसा आएगा तो हम उसको जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है इसका हमारे पास रिजल्ट ये होता है कि इसका हमारे पास 30% चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि ये काम ना हो, लेकिन 70% चांसेस है कि ये काम होगा। मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दूं कि इफ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम। इफ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम। अगर मैं उसको देखूंगा या अगर मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसको मालूमात फराहम कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं जब उससे मिलूं तो मेरे जहन से वो बात निकल चुकी हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम दोनों बहुत ज्यादा जल्दी में हो और हम उस बात को शेयर ना कर सकें। इसी तरह यह भी पॉसिबल है कि हम जब एक दूसरे के साथ मिले तो वहां पर एक ऐसा बंदा मौजूद हो जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ वो बात शेयर ना कर सके। लेकिन 70% हमारे पास चांसेस क्या है? 70% हमारे पास चांसेस ये है कि ये एक्शन हमारे पास होगा। तो हम अपने लाइफ के बारे में जब बात करेंगे और हम किसी यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ की बात नहीं करेंगे तो फिर उन सेंटेंसेस के उनके लिए हम जो सेंटेंसेस यूज करेंगे उसको हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा। तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में इफ लगा लेंगे या सेंटेंस के स्टार्ट में हम व्हेन लगा लेंगे, फिर हम उसके साथ जो हमारे पास काज है उसमें लगा लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जबकि हमारे पास जो इफेक्ट है हमारे पास उसमें विल भी आ सकता है, शैल भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, गोइंग टू भी आ सकता है, जबकि हमने इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर हो तो हम उसके साथ एस या ई एस को यूज करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में इफ या व्हेन लगा लेंगे, फिर हम उसके बाद काज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर लेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हम उसके साथ एस या ई एस को यूज करते हैं। और फिर इफेक्ट में हमारे पास विल आएगा, शल आ सकता है, मे आ सकता है, कैन आ सकता है, गोइंग टू आ सकता है, और आप इसके साथ हमेशा क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल व्हेन आई रिसीव कॉल, ऑप्शन ए आई से अस्सलाम वालेकुम, ऑप्शन बी आई विल से अस्सलाम वालेकुम, ऑप्शन सी आई वुड से अस्सलाम वालेकुम, एंड ऑप्शन डी आई माइट से अस्सलाम वालेकुम। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एमसीक्यूज हैं, सही है। व्हेन आई रिसीव कॉल, आई से अस्सलाम वालेकुम, आई विल से अस्सलाम वालेकुम, आई वुड से अस्सलाम वालेकुम, एंड आई माइट से अस्सलाम वालेकुम। अब आप देख सकते हैं कि ये हम प्रोबेबल एक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि हमने विल को देखना है, शल को देखना है, मे को देखना है, कैन को देखना है और गोइंग टू को देखना है। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, आई विल से अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे पास हम नॉर्मली जो फोन को रिसीव करते हैं हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त इंसान बिजी हो या हरी में हो या कभी कभार जो है वो इमरजेंसी वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो अस्सलाम वालेकुम वगैरह नहीं बोलता है और वो अपने बात को सही तरीके से दूसरे बंदे तक शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर हम और इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करें, इसके स्ट्रक्चर को मैं छोड़ रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि व्हेन शी रीचेज होम, ऑप्शन ए शी गोज टू हर रूम डायरेक्टली, ऑप्शन बी शी मे गो टू हर रूम डायरेक्टली, ऑप्शन सी शी वुड गो
to her room directly, and option D, she, for example, would have gone to her room directly. अब हमारे पास MCQs हैं. When she reaches home, she goes to her room directly, she may go to her room directly, she would go to her room directly, and she would have gone to her room directly. अब ये आप इस MCQs को अगर देखते हैं तो हम किसी यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम प्रोबेबल सिचुएशन की बात कर रहे हैं. इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज शी मे गो टू हर रूम डायरेक्टली. स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा काज ही आएगा और आपके पास इफेक्ट ऑप्शन में आएंगे. आपके पास इस तरह का MCQs भी आता है कि ही will clean the board, option A, when the teacher enters into class, option B, when the teacher will enter into class, option C, when the teacher would enter into the class, and option D, when the teacher could enter into the class. अब ये MCQs आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा. किस तरह ट्रिकी है इसको जरा समझे. देखिए, आप लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इसमें नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं. तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन बी ठीक नहीं है. क्यों? क्योंकि यार देखिए, ये जो हम वेल शल वगैरह की बात कर रहे हैं ना, ये हम कहां पर कर रहे हैं? ये हम इफेक्ट में बात कर रहे हैं. जबकि हमारे पास यहां पर क्या है? यहां पर हमारे पास जो है वो काज जो है वो ऑप्शन में दिया गया है. तो आप लोग क्या हो जाते हैं? आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है वो इसको टिक कर लेते हैं. नहीं, ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो काज है वो हमारे पास ऑप्शन में गिवन है. और काज के लिए हमारे पास रूल क्या है? वो हमारे पास ये कि हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे, यानी हम इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे. अच्छा, कभी कभार आप ये पूछते हैं कि हम तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है इन्होंने इफेक्ट जो है वो ऑप्शन में दिया है या काज ऑप्शन में दिया है? तो सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके स्टार्ट एफ या जिसके साथ जो है वो एफ या वेन आया हो, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास काज है और रूल के मुताबिक काज के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे. इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए. अगर मैं आपको नेक्स्ट जो है वो एक एग्जांपल और इसके साथ दे दूं, और वो कुछ इस तरह से हो कि आई एम गोइंग टू बाय न्यू बुक्स, ऑप्शन ए. व्हेन आई गो टू मार्केट, ऑप्शन बी. व्हेन आई went to market, option C. When I will go to market, and option D. When I would go to market. तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शंस आए हैं, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ऑप्शंस आपके पास आए हैं, आया ये काज है या ये इफेक्ट है. तो आप देख सकते हैं कि when आया है तो सेंटेंस के जिस भी हिस्से में when या f आ जाए वो हमारे पास काज हो जाएगा. अब जब हमारे पास काज आएगा तो हमने इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है, यानी हमने इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और हम उसके साथ एस या ईएस को यूज करेंगे. इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, व्हेन आई गो टू मार्केट. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. तो ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास थे रियल कंडीशनल सेंटेंसेस. रियल कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास आप देख सकते हैं कि रियल कंडीशनल सेंटेंसेस में हम ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल है. और फिर रियल कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास टू टाइप्स हैं. वन इज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस एंड अनदर वन इज सेकंड कंडीशनल सेंटेंस. फर्स्ट कंडीशन जीरो कंडीशनल सेंटेंस को हमारे पास रियल कंडीशनल सेंटेंस के टू टाइप्स, जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल. जीरो कंडीशनल हमारे पास यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ के लिए यूज होता है और इसका हमारे पास स्ट्रक्चर होता है एफ और व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है इनको हम उन एक्शन के लिए यूज करते हैं जिसका हमारे पास 70% चांसेस होते हैं. और इसका हमारे पास स्ट्रक्चर ये होता है कि हम इसके साथ एफ या वेन लगाते हैं, फिर हम उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं और फिर उसके बाद हम वेल, शल, मे, कैन, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.